एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। तो मैंने कहा पेज नंबर 90 पर एक बॉक्स है और बॉक्स में ये है, एक दो रिक्शा है, एक रिक्शे पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है और इसके बहाने बता रहा है कि शहर का जीवन कैसे चलता है। बच्चू मांझी एक रिक्शा चालक है, बिहार के एक गांव का रहने वाला है। वो अपने गांव में राजमिस्त्री मैशन का काम करता था और उसकी एक बीवी है और 3 बच्चे हैं। तो वहां जमीन उसके पास नहीं है, तो इसने यहां अहमदाबाद शहर में आकर एक पुराना रिक्शा, मैनुअल रिक्शा खरीदा और इसका पैसा वो किस्तों में चुकाता है। रात को 8-9 बजे तक वो रिक्शा चलाता है, यानी दिन रात मेहनत करता है। शहर की एक कॉलोनी के आसपास के जो है वो 6-7 किलोमीटर के आसपास वो आता जाता रहता है, क्योंकि हर रिक्शा वाला कहीं नहीं जाता। आपको भी पता है, रिक्शे वाले जैसे नजमगढ़ में ही हैं तो क्या करते हैं, द्वारका मोड़ या नांगली से लेकर के यहाँ माने 2 से 4 किलोमीटर के दरमियान ही मोस्टली रहते, फिर दूसरे का एरिया हो जाता है। तो वही कह रहे हैं 6 से 7 किलोमीटर के दरमियान वो रिक्शा चलाता है और इस हिसाब से हर ग्राहक से 5 या 10 रुपए ले लेता है। तो हर ग्राहक से 5 या 10 रुपए रोज। इस तरह से वो 80 से 100 रुपए कमा लेता है और इतनी तक कमाई उसकी हो जाती है, जिसमें से 50 से 60 रुपए उसे घर का किराया और खाने पीने में, शहर में रहने में लग जाता है। रहना भी बड़ा तंगी से होता है और बाकी जो बचता है वो परिवार को भेज देता है। तो इस तरह से 2-3 महीने में एक बार वो खुद भी अपने गांव बिहार चला जाता है, यानी मतलब वर्ष में 2 बार 3 बार जाता है। समझते ही हैं, जब फसल कटाई का मौसम होता होगा तो जाता होगा, या कोई पर्व त्योहार, कभी होली आ गया, दिवाली आ गया तो जाता है। कभी कभी उसकी बीवी जो है गांव में खेतों में काम करके, मजदूरी करके भी कुछ पैसे बना लेती है, जिससे घर का कारोबार चलता है। समझ में आया? 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, हस्बैंड जो है वहां पे जमीन है नहीं और सबको यहां रख करके संभव नहीं है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, उतनी कमाई नहीं, तो वो अकेला आ गया, शहर में रिक्शा चला रहा है और फिर उससे जो कमाई होती है अपने को जैसे तैसे रख लेता है, कमाई होता है वो भेज देता है। हालांकि पूरी कमाई भी नहीं भेज पाता, 2/3 तो यहीं खर्च हो जाते हैं, 1/3 भेजता है। दिस इज द रियलिटी। तो शहर बहुत महंगा है, गरीबों को रहने के लिए बड़ी मुश्किल है। जितना इनकम नहीं है उससे ज़्यादा खर्चे की स्थिति हो जाती है। कोरोना भी आप देख रहे होंगे, हमारे जो श्रमिक लोग हैं जो भारत निर्माण में लगे हुए हैं, एक आंदोलन चला था तो हमारे किसानों को एक नाम मिल गया, अन्नदाता। मैं तो कहूंगा कि हम अपने श्रमिकों का भारत निर्माता कहते हैं। जनरली हम इंजीनियर को कहते हैं, पर इंजीनियर साहब के नक्शे भी वहीं रह जाते हैं अगर मजदूर दिन रात काम ना करे। सबकी अपनी अहमियत है, पर उसे एक प्यारा सा नाम दिया जा सकता है, जैसे गांधी ने अछूतों के लिए एक प्यारा नाम लिखा है, हरिजन। तो ये चीज है, ठीक वैसे ही इनको भी एक नाम मिले तो हर्ज नहीं है, भारत निर्माता दे दिया जाए, या कुछ और भी जो है श्रमदाता, वो अपना श्रम देते हैं तो श्रमदाता भी हो सकता है, तो नाम होना चाहिए। तो ये बातें कही गई है। ठीक है, कोरोना में देखिए क्यों सब चले गए, कि कमाई है नहीं उतनी, किराया दे नहीं सकते, भोजन मिल नहीं सकता, सरकार तो ऐसे ही अखबारों में विज्ञापन दे दे के बहुत कुछ, हकीकत कुछ और होता है। मैं ही आपको क्या बताऊं, हमारे पास ही इधर 3-4 दिन में 2 फोन आए। घर में कोरोना के पेशेंट थे तो सर हेल्प कर दीजिए, तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि जो उससे कहा गया, कोई हेल्पलाइन नहीं उठाता। हेल्पलाइन नंबर 3-3 4-4 दिए, कोई नहीं उठाया 2 दिन से। हकीकत है बेटा ये, जनकपुरी में। ठीक है, दूसरा, हॉस्पिटल में नहीं है बेड, आप घर में ही रहिए। ये हालात है, इनके दावे झूठे होते हैं। विज्ञापनों पर, सोशल मीडिया पर मत जाइए, हकीकत है ये। चलिए आगे बात करते हैं। तो अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया क्या, तो बताता हूं मैं। तो अहमदाबाद के शहर का जो सर्वेक्षण हुआ उसमें पाया गया
कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। मतलब समझाई? सड़कों पर काम कर रहे हैं मतलब क्या है? सब्जी बेच रहे होंगे, अंडा बेच रहे होंगे, छोटे मोटे परचून के दुकान होंगे, पोर्टेबल दुकान होंगे, आते होंगे रिक्शा को इधर उधर करते होंगे और दुकान किया चले गए। देखते हैं वैन लगाते हैं, टिफिन उफिन गैस सिलेंडर निकालते हैं, फास्ट फूड बनाते हैं और शाम को फिर चले जाते हैं। गोलगप्पे वाला, मैगी वाला, कितने ऐसे लोग हैं। हजाम है, नाई है, अपना आईना टांगता है नीम के पेड़ में, कुर्सी लगाता है, कोई आया तो दाढ़ी बाल बनाया और फिर शाम को चला गया। तो ये सब्जी वाले, खमोचे वाले, रहरी वाले, पटरी वाले, ऐसे ढेर सारे हैं जो इनको कहते ही हैं पटरी वाले। तो ऐसे मतलब 12% जो लोग हैं वो सड़कों पर काम करते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठीक है ठेलों पर सामान बेचते हैं। तो ये 12% लगभग कितने हो गए? 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर बेचते हैं, जिसको कहते हैं फुटपाथ बेचते हैं। हकीकत है। अब बाजार में क्या स्थिति है, बड़ी दुकान में क्या स्थिति है? तो बड़ी दुकान के ऊपर दया कि हरप्रीत नाम की लड़की है, वो कह रहे हैं। तो हरप्रीत जो है लड़का ही मानिए इसको, क्या है, पहले मेरे पापा और चाचा, हरप्रीत नाम पे मत जाइएगा, लड़का ही समझिएगा, लड़का। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे, किसी के यहां काम करते थे, और इतवार और त्योहार के समय मैं और मेरी मां उनकी मदद करते थे। समझ में आई बात? तो इतवार के रोज जो हरप्रीत है और हरप्रीत की जो मां है वो जाके पापा का मदद करते थे और उनकी मदद करते थे। और फिर हरप्रीत कह रहा है कि मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद वहां पर मैं दुकान पे काम शुरू कर दिया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाता। तो जो छोटी दुकान थी जहां पिता ने एक काम शुरू किया, अपने भाई यानी चाचा के साथ मिलकर समय समय पर ये जाके मदद करते थे। रविवार को माँ भी जाती थी और धीरे धीरे ये लोग जुनून बना रहा, आगे बढ़ते रहे। बेटा भी पढ़ लिख लिया और उसके बाद उसने क्या किया, शादी भी हुई और फिर वाइफ हस्बैंड मिल करके अब उस दुकान के कारोबार को बढ़ा के शोरूम बना दिया। तो वाइफ हस्बैंड दोनों, हरप्रीत और वंदना, दोनों मिल करके अब शोरूम चलाते हैं। हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूं। ये कौन कह रहा है? वंदना कह रही है। तो वंदना कह रही है कि हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूं। रितु बेरी, रीना ढाका, मनीष मल्होत्रा, समझ ही गए होंगे। तो ये है। ज्यादातर माल मैं मुंबई से, अहमदाबाद से या लुधियाना या त्रिपुरा से आता है। गुड़गांव और नोएडा से भी कुछ माल आते हैं उनके दुकान के लिए, शोरूम के लिए। गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। हम विदेशों से भी चीज़ें मंगाते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, और हम अपने शोरूम का विज्ञापन अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न में, रेडियो चैनल पर देते हैं। देखिए, इसके माध्यम से वो क्या कह रहे हैं कि सामान कहीं ना कहीं दूर दराज से ही शहर में आता है, शहर में ही सब कुछ नहीं होता। दूसरा ये क्या बताना चाह रहे हैं कि वहाँ भी विज्ञापन देना ज़रूरी होता है। तो विज्ञापन क्या है? जो मीडिया है, मीडिया में ही विज्ञापन देते हैं, तो उनके दुकान का ऐड होता है तो लोग देख के आते हैं। शहर में तो यही होता है। अब तो सोशल मीडिया पर देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग को देखते हैं, ये चीज़ें नहीं तो ढूंढते हैं, जस्ट डायल करते हैं। तो ये चीज़ें फिर हरप्रीत और वंदना की तरह ऐसे कई लोग हैं जो शहर में काम करते हैं। नगर निगम ही निश्चित करता है कि शहर की दुकानें किस दिन बंद रखी जाएगी। तो वीक में एक दिन बंद होता है, तो वो कौन तय करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइडेड टू विच डे दैट द शटर डाउन ऑफ द ऑल विल छुट्टी हो। ये चीज़ है। अब अहमदाबाद के एक फैक्ट्री के बाजार तो देख लिया, बड़े दुकान शोरूम की बात हो गई, रिक्शा चालक की स्थिति की भी बात हो गई। अब सर्वे कर रहे हैं ना अहमदाबाद का, तो अब फैक्ट्री में क्या है? तो अहमदाबाद फैक्ट्री बेस्ड टाउन तो है ही। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। फैक्ट्री पर आया है तो एक एग्जाम्पल निकाला है। तो निर्मला नाम की लेडी है, उसके पड़ोसी हैं जो जड़ी और कढ़ाई का काम करते हैं। जड़ी का काम तो समझते हैं, कपड़ों पर जो है चांदी के तार से या फिर आप सोने के तार से, तांबे के तार से या रेशम के धागे से, जो जड़ी का मतलब मेटल का हो, मेटल का हो। और कढ़ाई क्या होता है? धागे से धागा। काम करते हैं।
लेबर चौक है, यानी अहमदाबाद में एक लेबर चौक है जहाँ पर सारे मजदूर इकट्ठा होते हैं अपने कुछ इक्विपमेंट सामान लेके, इंस्ट्रूमेंट्स लेके। जैसे कोई राजमिस्त्री है तो करनी है, थोड़ा सा नापने वाला है, शूल है, पूरा बोरिया में सामान है, लेके बैठ गया। और कुछ ऐसे काम होते हैं कि राजमिस्त्री अकेला काम नहीं करेगा, तो उसके साथ 3-4 लेबर भी होंगे, हेल्पर भी होंगे। तो चारों आगे अपना लंच बॉक्स ले आए, जैसे तैसे बना करके उस चौक पर सुबह जो है 5-6 बजे आ गए। और 5-6 बजे के बाद से लेकर 7-8 बजे तक ठेकेदार आते हैं या कोई ऑनर खुद ही आ जाता है, भैया मेरे घर में ये दीवारें जोड़नी है, तो ये मकान बनाना है, तो मुझे 6 महीने के लिए तुम लोग का काम के लिए मकान में लगाना है। तो वहीं पर बातचीत करते हैं और लेबर को लेके चले जाते हैं। तो शहर में कोई ऐसा एक जगह होता है जहाँ पर सारे लेबर इकट्ठा होते हैं और जिसको जो काम मिल जाए लेके चले जाते हैं। नजफगढ़ में भी है, छावला स्टैंड के पास, ठीक है ना। और इसी तरह से उत्तम नगर में भी है, उत्तम नगर ईस्ट के पास। तो ये चीज़ें हर जगह होता है। ऐसा ही हमारा शहर जो बिहार में है दरभंगा, तो दरभंगा में लहरियासराय के पास, कचहरी के पास भी ऐसा ही होता है। तो अब हर गांव का ये रिवाज बन गया, तो वहीं पर लोग जाते हैं, तो लेबर चौक नाम पड़ गया। तो ये चीज़ें, दिहाड़ी पर काम करने का मतलब है कि रोज कमाओ, मतलब रोज काम करो और रोज का रोज तनख्वाह ले लो। साप्ताहिक में होता है कि शनिवार को मिलता है, पूरे 7 दिन का तनख्वाह शनिवार को मिलता है। महीना तो लेबर लोग तो बहुत वीक होते हैं इकोनॉमिकली, उनको रोज पैसा दे देंगे तो उनकी ज़िंदगी चल जाएगी। एक सप्ताह तक के लिए उनको अपनी तरफ से कैपिटल लगाने की भी स्थिति में नहीं होते। तो तभी तो कहते हैं कि लूट लाया कूट खाया, आज कमाया तो नहीं। और कोविड ने तो और भी तस्वीर बदल दी, हम जैसे लोगों की तस्वीर सामने रख दिया। क्या भैया आज नहीं कमाओगे तो कल नहीं खा पाओगे। उन लोगों के लिए है आज कमाया तो आज खाए, हम लोग के लिए क्या है, आज कमाया तो कल खाएंगे। कल खाएंगे मतलब एक सप्ताह चलेगा, ये सिचुएशन है और कोविड ने क्लियर किया है। तो लेबर चौक की बात करता है। फिर है अगले पन्ने पर कि अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। आखिर ये कौन है? तो फैक्ट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होते हैं और पूरा लाइनिंग सिस्टम होता है। कोई कॉलर बना रहा है, कोई बटन लगा रहा है, कोई कफ लगा रहा है, कोई सबको ऐड कर रहा है, कोई मोड़ रहा है, कोई आयरन कर रहा है, कोई क्वालिटी चेक कर रहा है। तो पूरा लाइन होता है, ट्रैक पर चलता है सारा काम, जैसे कार वार में, स्कूटर से में ऐसे ही काम चलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हर आदमी अलग अलग काम करता है। ऐसा नहीं है कि सुनील सर काम करने गए तो सारा शर्ट वही सिल लेंगे, नहीं। कॉलर कोई सिल रहा है, कफ कोई काट रहा है, पॉकेट कोई काट रहा है, स्टिचिंग कोई और दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं और पूरा असेंबलिंग करके उसको कोई और दे रहा है, क्वालिटी चेक कोई और करेगा, आयरन करेगा, पैकिंग कोई और करेगा, स्टोरिंग कोई और करेगा, रिटेलिंग कोई और करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हर आदमी एक पर्टिकुलर काम करते करते उस चीज़ में वो एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे कोई रीजनिंग के टीचर है, रीजनिंग ही पढ़ाते पढ़ाते एक्सपर्ट हो गए, कोई मैथ, कोई इंग्लिश के। सुनील सर जीएस का शुरू से ही सारे विषय पढ़ाए, तो धीरे 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 बन गया। और आप लोग आज भी मेरा निर्माण कर रहे हैं, नई चुनौतियों देते हुए, तो मेरा निर्माण हो रहा है कंटिन्यू। हम कोई परिपक्व नहीं हो गए, पर चल रहा है। तो याद रखिएगा, निर्मला का रोज 8 घंटे तक काम होता है और ओवर टाइम भी करती है। तभी तो 10 बजे तक, 9 बजे जाती है, 10 बजे लौटती है। तो 9 बजे गए और 10 बजे तक, 10 और 3 13, बीच में 1 घंटा, मतलब आधा घंटा जाना आधा घंटा आना। तो देखा 12 घंटे का काम निर्मला करती है। 8 घंटे के लिए उसको पैसा जो मिलता है 80 रुपीज़, और जो 4 घंटा ओवर टाइम करती है निर्मला फैक्ट्री में, उसके लिए 40 रुपये मिलते हैं। इस तरह से निर्मला 120 रुपये के आसपास रोज कमा के लाती है। क्यों ओवर टाइम कर रही है? इसलिए कि अगर ओवर टाइम नहीं करेगी तो इसका जो है, उसमें जो पेमेंट सिस्टम है इतना नहीं है कि वो पूरे महीना अपना खर्च निकाल सके। तो ओवर टाइम करके जिंदा रहने के लिए खर्च निकाल सकती है, ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या है, तो जिस तरह की वो फैक्ट्री है उसमें 8 महीने काम होते हैं, 4 महीना लगभग काम नहीं होता। तो 4 महीना जो काम नहीं होता, तो ओवर टाइम जब हुआ तो काम हुआ, 4 महीने के बाद बंद हो जाएगा। तो एक तरह से समझिए कि 8 डरे 12, तो ऐसे 8 डरे 12, 4 महीना गैप होता है तो बराबर हो गया। लेकिन ओवर टाइम का सीधा सा मतलब है कि तकलीफ है। तभी तो हम लोग बेटा जब पैरामाउंट में केडी कैंपस में पढ़ाते थे तो जनरली 8 बजे क्लास शुरू होती थी और आखिरी क्लास 9:30 बजे। बीच में कभी आधे घंटे का, 1 घंटे का, कभी 15 मिनट का गैप होता था। तो सोच लीजिए 8 से 12 और 9, तो 9 और 12 13। अब उसमें से 1-1.5 घंटा गैप निकाल दीजिए।
तो 12 घंटे 11 घंटे 12 घंटे 11 घंटे पढ़ाना होता था। अब बताइए, अब 8 बजे गए, चलिए 9 बजे 8 बजे क्लास हुआ, 5 बजे 6 बजे छोड़ देते, एक ऑफिसर लाइक सिचुएशन। और 6 बजे के बाद जो 2.5-3 घंटे की क्लास होती थी, ऐसा लगता था लेबर है, हकीकत है, लेबर जैसी फीलिंग होती थी। शराबी की तरह रात में मेट्रो से तो अपनी गाड़ी से जैसे तैसे 10:30 11 11:30 11:45 तक रात में आते थे। क्या खाएं क्या नहीं खाए पिए सो गए, चलो फिर सुबह का वही हाल है। तो वो जो हम लोग को अच्छा पैसा मिलता था वो ओवर टाइम का पैसा था, 1/3 पैसा हम लोग का ओवर टाइम का था। तो चलिए, इन सब से पिंड छूटा, गनीमत है, काफ़ी अच्छा लाइफ अब जी रहा हूँ, 2 पैसे कम सही पर अच्छा ज़िंदगी सही है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन में फिर आप लोग हमें चमका दीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये चीज़ है, तो याद रखिएगा, जून तक काम खत्म हो जाता है और फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या को घटा देते हैं और हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं होता, निर्मला जैसे लोगों के पास, उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के पास। तो ओवर टाइम करके अपना दिन काट लेते हैं। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ टाउन। तो टाउन में तो अगर रोज नहीं कमाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। अब जो अगला पॉइंट बनता है बेटा इसमें, उसमें देखिए दफ्तर। आपने देखा, बाजार दिखाया गया आपको, रिक्शे वाले रोड पर जो रेहड़ी होता है उस पर दिखाया गया, बड़े दुकान यानी शोरूम की बात की गई, फैक्ट्री की बात की गई। अब दफ्तर, दफ्तर में क्या होता है, नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, नहीं? तो नौकरी पे चाहे वो प्राइवेट कंपनी का दफ्तर हो या, तो देखा 4-5 एंगल से पूरे अहमदाबाद को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है और एक 6ठे क्लास के बच्चे को ये समझा रहा है कि देखो बेटा शहर कैसे चलता है, शहर में किस तरह के होते हैं। बिल्कुल, दफ्तर यानी ऑफिस। कह रही है मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। तो प्रबंधक मतलब क्या होता है, जो मैनेज करे, प्रबंधक मैनेजर। तो विपणन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग, कहते हैं मार्केटिंग मैनेजर। तो ये जो लड़की है वो कह रही है कि मेरी मौसी जो है, जिसका नाम सुधा है, वो मार्केटिंग मैनेजर है एक कंपनी में, और कंपनी जो है बिस्कुट की कंपनी है, बिस्किट्स बनाती है, वहाँ पर वो मैनेजर है, सुधा नाम की है। और सुधा जो है वो सेल्समैन, यहाँ पे बहुत सारे 50 से ज़्यादा सेल्समैन उनके अंडर में काम करते हैं। तो सही बात है, मार्केटिंग मैनेजर के अंदर में सेल्समैन बहुत होते हैं, तो लगभग 50 सेल्समैन हैं, जो मौसी जो है इन 50 सेल्समैन के काम का इंस्पेक्शन, निरीक्षण करती है। तो देखा, बच्चों को ये भी तो सिखा रहे हैं ना कि बेटा सुपरवाइज़र कौन होता है, सेल्समैन कौन होता है, और जब मार्केटिंग मैनेजर कहते हैं तो उसका काम क्या होता है, सेल्समैन को इंस्पेक्ट करना, सुपरवाइज करना, निरीक्षण करना। अब है, काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांटा है। सही बात है, 6 जोन बना देने से तुम आज वहाँ मार्केटिंग के लिए जाओ, सेल्समैन तुम यहाँ जाओ, कहाँ पे क्या है, तो बनाते हैं लोग, ये हाई मार्केट है, ये लो मार्केट, ये मिडिल क्लास फैमिली है, ये अपर क्लास फैमिली है, आउटस्कर्ट्स एरिया में, तो बनाते हैं। तो वही 6 भागों में शहर को बांट करके मैनेज करती है। अब है, ये सब तो देखा आपने। अब कहते हैं कि बुढ़ापे के लिए बचत। शहर में आपको जो जब रिटायर्ड कर जाएंगे, एज हो जाएगा, जब काम के लायक नहीं होंगे, सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, तो उस टाइम तो काम होगा नहीं, ना कोई काम देता है, तो आप बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखेंगे तब ना जिंदा रहेंगे, रोटी पानी के लिए। तो ये कह रहे बुढ़ापे के लिए बचत, तो उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। भविष्य निधि तो समझते हैं, नहीं? तो जो पेंशन फंड होता है, ग्रेचुटी वगैरह सब जो मिलती है, तो भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड में डाल दिया जाता है, ताकि जब रिटायर्ड होगा तो वो पेमेंट भी मिलेगा एक मुश्त थोड़ा सा, और हर महीने पेंशन के तौर पर मिलेगा। तो भविष्य निधि में डाला जाता है, ये बता रहे हैं। फिर है छुट्टियाँ। इतवार को और राष्ट्रीय त्यौहार के दिन इन दफ्तरों में स्टाफ को छुट्टियाँ मिलती है, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, कभी होली के लिए, कभी दिवाली के लिए ये छुट्टियाँ मिलती है, कभी रक्षाबंधन के लिए छुट्टियाँ मिलती है। तो वही है कि इतवार और रक्षाबंधन या त्यौहार के दिन छुट्टियाँ मिलती है, बिल्कुल सही। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा है, तो कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। सही बात है, जो आप भी जानते हैं ECS होता है ना, एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं उनके लिए जो हेल्थ सर्विसेज होती है, जो फ्री में होता है, कार्ड बन जाता है,
तो ECSC सर्विस होती है। तो ये भी है। अब जैसे आयुष्मान ही हो गया या जहाँ भी हो गया, तो एक सीमा तक होती है, लेकिन अगर ज़्यादा तबीयत खराब है तो अपना पैसा भी लगाना पड़ता है। और बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है कर्मचारियों को। ये दिखा रहा है कि बीमारी के दौरान आपको छुट्टी भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे, और थोड़ी मदद कंपनी भी करेगी, सरकार भी करती है। ये चीज़ें कह रहा है। तो कैसा जीवन अच्छा होता है? दफ्तर का जीवन ज़्यादा सरल है, ये चीज़ है। अब बताया जा रहा है कि महानगरों में कॉल सेंटर एक नया काम शुरू हो गया है। कॉल सेंटर क्या होता है तो बच्चों को तो बताएंगे। तो कॉल सेंटर का मतलब ये है बेटा कि जब कोई ग्राहक कोई चीज़ खरीदता है, चाहे वो वॉशिंग मशीन खरीदा हो या पंखा खरीदा हो या AC या मिक्सी खरीदा हो, तो कभी कहते हैं ना 3 साल की गारंटी, 4 साल की गारंटी, और सर घर पर आकर के ठीक करेंगे, बस एक फ़ोन कर दीजिएगा। या बीच बीच में वो फ़ोन करते रहते हैं कि कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, फीडबैक लेते हैं, चाहे टेलीविज़न का हो, मोबाइल का हो। तो कॉल सेंटर जो होता है, जो कस्टमर्स के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो क्वारीज होती है, उनको देखने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश और हिंदी की जानकारी होनी चाहिए अपने देश में। तो कॉल सेंटर का काम पहले जो अमेरिका में होता था ये सब, तो अमेरिका की कंपनी और अमेरिका का बाज़ार तो बहुत महंगा है। तो मान लीजिए कॉल सेंटर में अगर एक अमेरिकन को ही कैलिफोर्निया में रखता है, कोई अमेरिका की कंपनी, मान लीजिए जनरल इलेक्ट्रिक्स रखता है, तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो 2 लाख रुपए देगा, 1 लाख रुपए देगा कॉल सेंटर में काम करने के लिए। लेकिन अब ग्लोबल सिस्टम आ गया, नेटवर्क आ गया, इंटरनेट व्यवस्था आ गई, बहुत फास्ट सिस्टम आ गया। तो अगर हम इंग्लिश जान ले भारत वाले, तो अमेरिका में इंग्लिश में ही तो बात करनी है। तो हम यहीं पर अगर कॉल सेंटर, अगर वो कंपनी भारत में कॉल सेंटर बैठा दे, जैसे तो IBM बैठाया, ये बैठाया, वो बैठाया, तो अगर हम यहाँ पर कॉल सेंटर और वो प्रिस्क्रिप्शन आ गया, तो अमेरिका का कॉल सीधे ट्रांसफर कहाँ होगा? इंडिया के कॉल सेंटर पे। और यहाँ उठाएंगे, हेलो हाय, इंग्लिश में बात करेंगे, अमेरिकन भी खुश, हम भी खुश। और वहाँ पर, यहाँ पर तनख्वाह को क्या देगा? 10,000, 20,000, वहाँ पे 1 लाख, 2 लाख। तो जो है आउट रिसोर्सेस करवा करके अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया। और इस तरह से कॉल सेंटर खुलते गए। लेकिन कॉल सेंटर का फायदा हम तभी उठा सकते थे जब हम अमेरिका, यूरोप के लिए कम से कम हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख लें। तो बड़े पैमाने पर यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज 90s के आसपास जो है कॉल सेंटर का आ गया। तो ये चीज़, इसको कहते हैं BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउट रिसोर्सिंग, ये शुरुआत हुई। और सबको मालूम है, आप लोगों को कॉल सेंटर क्या होता है आज की तारीख में। तो इंग्लिश सीखने का एक फ़ायदा हुआ कि भारतीयों को कॉल सेंटर का काफ़ी कुछ जो है गेन हुआ, इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ, कॉल सेंटर यहाँ ज़्यादा बैठाए गए। तो ये चीज़ें, जबकि चाइना में इतना कॉल सेंटर नहीं गया, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जो है म्यूटेट हो जाते हैं, सर्कुलेट हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग जल्दी आ जाती है, चीज़ों को हम जल्दी समझ लेते हैं। तो ये चीज़ है। और इंग्लिश के लिए हम दीवाने होते हैं, अंग्रेजी ऐसा करके गए हैं। तो ये चीज़ है, तो ध्यान रखना है। तो भारत को कॉल सेंटर का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का चांस मिला, उसके पीछे था कि हम अंग्रेजी को बेहतर से समझते हैं, जानते हैं और बोलते भी हैं। दूसरा, हमारे यूथ काफ़ी थे, सर्विस सेक्टर का था, और सर्विस सेक्टर हम ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तीसरी बात यह है कि BPO का मतलब हुआ बिजनेस प्रोसेसिंग आउट रिसोर्सिंग, और उसी में एक आ गया फिर KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउट रिसोर्स, फिर आ गया JPO, जुडिशियल प्रोसेसिंग आउट रिसोर्सिंग। इस तरह से कई क्षेत्र खुलते चले गए। कि अमेरिका में किसी 9th का क्लास का बच्चा है और वो इंग्लिश में ही उसके सारे मीडियम्स हैं, तो अगर मुझे इंग्लिश अच्छी आती है और नेट का सुविधा है, वीडियो कॉल है, जूम है, बहुत कुछ है, तो बेहतर होगा कि अमेरिका में अगर वो एक ट्यूशन पकड़ाएगा। अगर मान लीजिए एक मिडिल क्लास व्यक्ति है अमेरिका का और वो अपने बच्चों के लिए ट्यूशन पकड़ाता है, तो मालूम है 20,000 रुपये उसको महीने का ट्यूशन फी देना पड़ेगा अगर वो 1 घंटा 5 डेज पढ़ा दिया तो। और हमारे यहाँ तो आपको मालूम है कि यहीं बैठ के 5,000 में हम अमेरिका के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा देंगे। तो इसको कहते हैं KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग और रिसोर्सिंग। अब अमेरिका की अदालत में वकील जो है किसी केस का 5 करोड़ मांग रहा है, या बोलेगा हम 5 लाख में आपका केस हैंडल कर देंगे। क्यों? क्योंकि आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, डिस्टेंस सिस्टम से हियरिंग होती है, तो यहीं बैठे बैठे काम कर लेगा। अब अमेरिका का हॉस्पिटल है, अब इतने सारे पेशेंट्स हैं, सारे पेशेंट्स का डाटा वहाँ रखा जाता है, सारे पेशेंट्स के डाटा रखे जाते हैं। वो पेशेंट दोबारा आता है, क्या नंबर बताओ, नंबर बताया, तुरंत पूरा का पूरा आ गया, अच्छा तुम 6 साल से हमसे इलाज करवा रहे हो, ये है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो या डिस्पेंसरी हो या क्लिनिक हो, सारा डाटा है। तो मरीज का पूरा हिस्ट्री है, समझ में आए? अब उस हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए वहाँ एक क्लर्क रखेगा, तो उसको देगा 50,000 रुपये।
पर अगर वो यहाँ पर 10,000 रुपया दे करके इंडिया में नेट के थ्रू एक क्लर्क रख लेगा तो उसके सारे जो है इंस्क्रिप्शन, डाटा इंस्क्रिप्शन हम यहाँ कर देंगे और वो तो ईमेल है, भेज दिया जाएगा। तो हमसे काम करवा लेता है, ये हिस्ट्री पूरा भेज देता है कि इसको फीड करके रख दो, 10,000 रुपये हमें दे तो 40,000 रुपये वो बचाता है। तो पूंजीवाद प्रॉफिट पे चलता है। तो ऐसे इसी को कहते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउट रिसोर्सिंग। अब जैसे टाटा कंपनी है बेटा, अपने तमाम स्टाफ को अच्छी सैलरी देता है, प्यून की भी सैलरी 30 से 40,000 होती है वहां पर, ये रियलिटी है। और अगर वो टाटा जो है वोल्टास बेच रही है, कूलर बेच रही है, एसी बेच रही है, कार बेच रही है, तो उसका कॉल सेंटर तो होगा, जो ग्राहक जो बोलेंगे तो ग्राहक जो है कॉल सेंटर के लिए भी अगर वो रखेगा टाटा कंपनी की तरफ से तो क्या हाल हो जाएगा। अकाउंटिंग के लिए रखेगा तो क्या हाल हो जाएगा, करोड़ों रुपया सैलरी देना पड़ेगा। टाटा की इमेज के हिसाब से उसको भी 30,000 रुपया दो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि मेरा ये काम कॉन्ट्रैक्ट करो, आउट रिसोर्सिंग, ये डायरेक्ट नहीं करवाना। तो आउट रिसोर्सिंग करवा दिया तो अपने आप पता चला कि भैया 10,000 में काम हो जाएगा और बाद में रिटायरमेंट का कोई पेंशन वेंशन का नहीं। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली का कूड़ा उठाने का काम कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया सरकार ने, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का काम कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, ऐसे समझना। ठीक है, क्योंकि आप भविष्य के टीचर भी होंगे, खुद भी आपको समझना है, तो एग्जाम्पल तो देंगे ना बेटा। तो इसलिए मैं आपको इतने ढेर सारे एग्जाम्पल देता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी बननी चाहिए। क्योंकि कहीं खड़े हों बात करें तो पर्सनैलिटी तो झलकनी चाहिए ना। जब पूछ देगा, जब बताओ दो एग्जाम्पल दो कैसे, तो क्या करिएगा, बस ऐसे ऐसे थोड़ा होता है। चलिए बात आगे बढ़ाए। तो छुट्टियों की बात हो गई, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा की बात हो गई और बीपीओ की बात हो गई। और इस तरह से देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया बीपीओ। फिर हम देखते हैं कि इसमें और कुछ है कि नहीं। तो बेटा इसमें जो है और कुछ तो है नहीं, देखा जाए तो। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं बेटा। इट मीन्स क्लियर कट कहानी कि ये तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन चलिए, हमारे पास 15 मिनट है, 15 सवाल तो हो ही सकते हैं। तो आपका एक चैप्टर है फर्स्ट, विविधता में विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। तो देखिए मैं अपने पास ही इसको रख लेता हूं। ठीक है, अब चलिए, बहुत सारे सवाल हैं आपका। तो विविधता की समझ में जो है एक स्टोरी है ना लद्दाख का और एक स्टोरी है केरल का। तो अब जैसे आपसे पूछेगा कि केसर सागा क्या है, व्हाट इज केसर सागा, क्या जवाब दीजिएगा। तिब्बतियों का एक धर्म ग्रंथ तो नहीं, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है गीत और कविताओं का पद की पुस्तकें हैं, जो तिब्बत वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें गीत हैं, मौखिक संग्रह है। ठीक है, और उसी को जो है लद्दाख में भी लोग, हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर बौद्ध धर्म के लोग हों, केसर सागा को गाते हैं और आनंद लेते हैं। अब आपसे पूछता है कि बौद्ध धर्म, ठीक है ना, तिब्बत किधर से गया, लद्दाख से गया। लद्दाख में जो मसाले कहां से आते हैं, सेंट्रल एशिया से। नहीं, लद्दाख वाले जो पश्मीना वूल है वो किसको बेच देते हैं, श्रीनगर वाले को। पश्मीना वूल से वो क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल वगैरह बनाते हैं। नहीं, ये मतलब हुआ ना। फिर होता है कि लद्दाख में ये लोग क्या करते हैं, तो पशुपालन भी करते हैं। क्या, गाय, बकरी, याक। फसल क्या उत्पादन करते हैं, मक्का, मिर्च, ये सब जनरल है। फिर सवाल है बुनकरों का भी काम करते हैं। तो हाँ, क्या लद्दाख में वर्षा होती है, तो बस 5 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, स्कैंटी, बहुत कम। तो क्या वहां पानी की समस्या होगी, बिल्कुल है। गर्मी के दिनों में कहां से पानी पीते हैं, तो जो बर्फ है, जो ग्लेशियर जो पिघलता है, तो वही पानी का स्रोत इनके लिए बन जाता है। तो लेह कैसा है, लद्दाख कैसा है, एक सूखा पथरीला रेगिस्तान है। ये भारत के किस दिशा में संकेत करता है, कहाँ है, तो बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में है। लद्दाख की सीमा किससे लगती है, तो चीन से लगती है, यही तो हम लोग कहेंगे। तो ये चीज़ है। तो केसर सागा देखें, तो यहाँ पर मसाले आए और केरल में चले, तो केरल की क्या स्थिति है, तो देखा जाए तो यहाँ पे ड्राई लैंड है, रेगिस्तान है,
यहाँ पे मसाले आए सेंट्रल एशिया से, रेशम चीन से आता था। और अब केरल में आइए तो केरल कहाँ है? बिल्कुल साउथ में, वेस्ट में, वो नॉर्थ में, ईस्ट में। तो केरल कौन से तट पे है? अरब सागर के तट पे। वहाँ की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मालाबार पहाड़ी कहते हैं। क्या यहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं? हाँ, यहूदी, मुसलमान, ईसाई, सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ ईसाई कब आए? फर्स्ट सेंचुरी एडी में आए। तो कब आए? तो 52 एडी के आसपास आए। कौन आए थे ईसाई धर्म प्रचारक? सेंट थॉमस आए थे। तो वो कौन थे? ईसा मसीह के शिष्य थे। तो यहाँ पर सेंट थॉमस चर्च कहाँ है? तो मालाबार हिल्स में है। नहीं, ये चीज़ है। अब रही बात की समय के साथ यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, छातों का देश है, एवरग्रीन कंट्री है, मसाला का देश है, स्पाइस वैली है, इलायची की पहाड़ी है, यहाँ मसाले बहुत होते हैं। और यहाँ मसाले के चक्कर में विदेशी, यूरोप, यूनान के लोग आए। नहीं, लद्दाख में मसाले लेकर आए, यहाँ मसाले लेने आए। नहीं, ये चीज़ है। अब सवाल उठता है कि केरल में क्या चीन के लोगों से व्यापार हुआ? तो हाँ, समय के साथ चीन के लोगों के साथ भी व्यापार हुआ। व्यापार हुआ तो क्या हुआ? नहीं, तो वहाँ की जो मछली फंसाने की जो एक जाल थी वो केरल में मशहूर हो गया, वहाँ से आया और केरल में भी इस तरह के जाल का इस्तेमाल होने लगा। तो उस जाल को क्या कहते हैं? चीना वाला। यही कहते हैं ना, चीना वाला। अच्छा, समय के साथ जो मछली वो लोग पकाते थे मिट्टी के जिस बर्तन में, उसको क्या कहा? चीना चट्टी। तो उसे चीना चट्टी कहा। ये मतलब है। अब सवाल है कि केरल में या कहाँ पर नौका दौर होता है? तो ओनम के अवसर पर केरल में नौका दौर होता है। तो ये चीज़ है। अब है कि एक अरबी यात्री था इब्ने बतूता, जो रहला नाम की पुस्तक लिखी, ट्रेवेलॉग कहते हैं। ट्रेवेलॉग मतलब यात्रा वृत्तांत। ठीक है। मार्को पोलो भी केरल में आया था। मार्को पोलो केरला में आया था, तमिलनाडु में आया था। तो ये चीज़ है। तो आपने देखा क्या क्या है सिस्टम। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? जैसे आपका एक चैप्टर है जिसमें कहते हैं सरकार, यूनिट सेकंड है ना, सरकार। तो सरकार क्या होता है? सरकार के क्या प्रकार होते हैं? तो सरकार क्या होता है? सबको मालूम है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। विधानसभा क्या है? विधान परिषद क्या है? और सरकार कितने स्तर पे काम करती है? 2 स्तर पे, केंद्र में और राज्यों में। नहीं, यही बात है ना। तो सरकार कानून बनाती है, आपके पुस्तक के हिसाब से ही है। जबकि कानून तो आपको ही मालूम है, संसद बनाती है। नहीं, राज्यों में विधानमंडल बनाती है। पर आपके लिए ठीक है, बच्चों का है। और अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड का आ जाए तो पार्लियामेंट लगाइएगा। तो ये चीज़ है। तो सरकार कानून बनाती है और फिर वो लोगों के ऊपर कानून लागू करती है। लोगों को मानना होता है। जो नहीं मानते उसे कोर्ट की तरफ से सजा दी जाती है। फिर है जो पहले ज़माने में राजा होते थे, राजा ही सारा काम, मतलब सारा कानून का शासन उसी के पास था। राजा ने जो कह दिया वो कानून, संविधान नाम की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि सरकार के बारे में है। तो आपने इस पूरे चैप्टर को देखा तो सरकार क्या होती है ये भी समझ में आया। 2 तरह के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और फिर उसके बाद आया आपका लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी। लोकल बॉडी में आपने क्या देखा? पंचायती राज, फिर नगर निगम देखा। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? शहर के बारे में आ जाता है, गांव के बारे में आ जाता है। अहमदाबाद शहर के बारे में भी आपने देखा। फिर कलपट्टू गांव, तो देखा आपने कौन से गांव थे तमिलनाडु में? कलपट्टू। दूसरा गांव कौन सा था? पेदुपट्टू, नहीं पेदुपेट, पेदुपेट था। अच्छा, ये बताइए कलपट्टू में कौन कौन था बेटा? सुनीता थी, उसका हस्बैंड था, उसकी एक बिटिया थी, नहीं उसके पास एक गाय थी, तुलसी भी थी। नहीं, तो तुलसी है। अब आपने देखा शेखर है। शेखर क्या काम करता है? उसको भी एक शंकर किस्म की गाय है और वो रामलिंगम के यहाँ काम करता है। रामलिंगम कौन है? तो समझ गए। अब रामलिंगम के बारे में क्या है? तो उसका राइस मिल है, 20 एकड़ धान की ज़मीन है। नहीं, बच्चों के लिए तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग का सवाल है और क्वेश्चन आएंगे। अब पूछेगा कि
मध्य भारत में आदिवासी लोगों के लाइवलीहुड यानी जीविका के साधन क्या है, तो बोलेगा ना महुए के बीज या महुए के फल को चुनना और उसे फिर साहूकारों को बेचना, तेंदू पत्ता इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करना, और मवेशी जो पालते हैं उसका जो दूध होता है सहकारी समिति को बेचना, ये तो बताएंगे ना। तो ये चीज़ है। अब आपसे पूछेगा कि चीमा जिगांव कहाँ है, नागालैंड में, क्यों। उसके बाद पूछेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो फेक जिला में है। नहीं, फिर आपसे पूछेगा कि किस समुदाय के बारे में बताया गया है, चखेसंग, चखेसंग। अच्छा, वहाँ पर किस तरह की खेती होती है, चावल की। कौन सी फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग। तो स्टेप फार्मिंग, तो ऐसे सवाल पूछेगा बच्चों से, और आपको भी इसी पर ध्यान है, केवीएस के लिए वगैरह के लिए। पर याद रखिएगा आईएएस वाले जो बच्चे हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है ना, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो ये सोशल है, आईएएस वाले को इससे कम आएगा, लेकिन जो टीचर के लिए है इसको तो रट लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, आना ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बात को फिर आगे ले जाते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ देखते हैं। अब जैसे देखिए पटवारी, उसी को क्या कहते हैं, ग्रामीण अधिकारी, और क्या कहते हैं, लेखपाल, और क्या कहते हैं, कर्मचारी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। पटवारी का काम क्या है, अमीन का काम क्या है, तहसीलदार कौन होता है, दरोगा एसएचओ क्या होता है, नहीं हवलदार कौन होता है, यही सब तो बच्चों वाला क्वेश्चन आएगा ना आपके पास। ये चीज़ें, खाता खसरा क्या होता है, जमीन का कागजात का रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, गांव घर में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, किस जमीन पर कौन सा फसल बाग लगा है, कुएं कहाँ हैं, इन सब की जानकारी कौन अपने बड़े अधिकारी को देता है, पटवारी देता है। जमीन के कागजात की ज़रूरत इंसान को कब कब पड़ता है, तो जब उसे ज़मीन बेचना हो या ख़रीदना हो, नहीं जब उसे उस ज़मीन पर कोई कमर्शियल काम करना हो, बैंक लोन लेना हो, ये सब में। और जब ये ज़मीन का वसीयतनामा जब अपने परिवारों को या किसी को करता है तो तब ज़रूरत पड़ती है। क्या खाद बीज खरीदने के लिए ज़मीन के कागजात दिखाने पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें, खतरा खेसरा क्या होता है, तो ये चीज़ें तो मायने रखिएगा। ज़रीब क्या था, तो मेज़रमेंट का एक इकाई थी, ज़रीब कहलाता था। तो ये चीज़ें हैं। तो पटवारी का काम इम्पॉर्टेंट है, तहसीलदार का इम्पॉर्टेंट है, अमीन का काम इम्पॉर्टेंट है, ये बताए बीडीओ क्या काम करते हैं, ये चीज़ें हैं। अब जो है लोकल गवर्नमेंट में जो है क्या उम्र होती है कैंडिडेट के लिए, तो 21 साल मिनिमम होना चाहिए। ग्राम सभा क्या होता है उसको आप पूछेगा। ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है, पंचायती राज में इनमें से कौन सा काम नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं होगा, नहीं किसी भी ग्राम पंचायत को भंग करने का अधिकार किसका है, डीएम का है, नहीं पुनर्चुनाव कौन करवाता है, वही। कितने साल के लिए ग्राम पंचायत या नगर निगम होती है, 5 साल के लिए होता है, यही ना। तो नगर निगम के ग्राम पंचायत के मुखिया को, सरपंच को और क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं, नहीं और मुखिया कहते हैं, प्रधान कहते हैं, सरपंच कहते हैं। अब सवाल है कि सरपंच को उसके पद का शपथ कौन दिलाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दिलाते हैं। मुखिया जो है अपना नॉमिनेशन फाइल कहाँ करता है, बीडीओ की ऑफिस में करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एकदम जुबान पर होने चाहिए, और मैं इन सबसे टेस्ट में डालूंगा, घबराइएगा मत, टेस्ट में ये जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, एंजॉय करिए। 5 मिनट पहले ही मैं छोड़ देता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। और मंडे को हिस्ट्री है, ट्यूसडे भी हिस्ट्री है। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जो पैटर्न मैं अभी इस 2 दिन में पैटर्न बना लूँगा, तो जो हम हर दिन अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, तो मैं ये सोचा हूँ पूरे वीक एक विषय चले, तो क्या होता है पूरा फोकस आपका उस पर रहेगा, और एक सीक्वेंस बना रहेगा, लिंक टूटेगा नहीं, याद भी बनी रहेगी, ताज़ा होगा। तो जैसे देखिए ये हमने 3 दिन उठा लिया बेटा, अब ये ख़त्म हो गया। ऐसे हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 12 या 10 चैप्टर होंगे, 5 या 6 चैप्टर या 4 चैप्टर, 5 चैप्टर हो गया है, 5 और हैं, तो 2 चैप्टर एक दिन, तो 4 चैप्टर अभी हिस्ट्री में हमारा कवर हो जाएगा। मैं जरा देखता हूं कि इसमें कितने चैप्टर हैं। बेटा 12 चैप्टर है हिस्ट्री 6 क्लास में, और हम लोगों ने जो है
7 चैप्टर कर चुके हैं, 7 चैप्टर हो चुका है बेटा। अब हमारे पास एक चैप्टर है अशोक एक अनोखा सम्राट, फिर है खुशहाल गांव और समृद्ध नगर, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, नए साम्राज्य के राज, इमारतें चित्र। तो 8 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया था, तो वह अधूरा है। तो बेटा हम जो है इसे 1 2 3 4 बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बिल्कुल टारगेटेड हैं और बिल्कुल आराम से होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो ये मंडे और ट्यूसडे ये ख़त्म हो जाएगा। इस पे जो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, पूरे 45 मिनट का एक क्वेश्चन सेशन रख दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग सोमवार मंगलवार ये दोनों दिन ये हिस्ट्री की किताब पूरी कर लेंगे। तो देखा आपने, आज हमारी पॉलिटी ख़त्म हो गई 6th की, और ये हिस्ट्री जो है मंगलवार को ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअली क्या बचा, एक बचा ज्योग्राफी। तो अगला जो 3 दिन है ज्योग्राफी चला देंगे, फिनिश्ड। नहीं फिनिश्ड तो अगले वीक में, अगले दिन में फिनिश्ड हो जाएगा। तो हम लोग जिस तरह से चल रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये टारगेटेड हो जाएगा क्या। तो आज 5 तारीख है ना, 6 7 8 9 10 11 12 बेटा 15 तारीख तक। अच्छा साइंस भी है, तो साइंस का कुछ पार्ट, साइंस में तो 3 4 चैप्टर एज इट इज़ ही है, प्रयोग वगैरह वहाँ नहीं, लेकिन जहाँ जितना है मेरे नॉलेज में है। तो 15 तारीख तक हम लोग 6th क्लास को एंड करने जा रहे हैं, और 15 के बाद हम लोग 7th क्लास को इनिशिएट करेंगे। 15 तक एंड हो जाएगा, और इसके सारे क्वेश्चंस मैं फॉर्म करके टेस्ट पेपर में डाल दूंगा, डू नॉट वरी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसके साथ मैं इसे फिनिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू एंड गुड नाइट। वी विल मीट ऑन मंडे। बीच में कोई दिक्कत हो, कोई सलाह हो, कुछ मेरा कुछ पूछना हो, अवश्य पूछिएगा। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होता बच्चों के फ़ोन आने पर। अच्छा लगता है कि मुझे याद करते हैं लोग, ठीक है, और जो मेरे में गुण है उसी के लिए तो आप याद करते हैं। तो ये प्रतिष्ठा का सवाल होता है, तो इसीलिए मत सोचिएगा कि सर बुरा ना मान जाए। यू आर मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम, 24 आवर्स वेलकम। थैंक यू।